तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो एग्जिट पोल पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। अगर हम बात करें यूपी की, यूपी पर लगातार हमारी जो बात है समीक्षा वो जारी है। ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो यूपी में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर को, इस अनुमान को पेश कर रहे हैं। हालांकि टाइम्स नाउ वीएमआर एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहां पर जरूर यूपी में बीजेपी को बहुमत, जो मेजॉरिटी हासिल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं। अगर ज्यादातर एग्जिट पोल में एक बात कॉमन है, कॉमन बात यह है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर रही है और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। अनिल बंसल जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन इसलिए हुआ था कि जो टक्कर है, क्योंकि बीजेपी के साथ जो टक्कर है इसमें जो फाइट है उसको जीता जा सके। लेकिन अब जो स्थिति आ रही है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। क्या गलत हुआ? जो बयानबाजी आ रही है कि गठबंधन कर लिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस से, वो गलत फैसला था। क्या आपको लग रहा है क्या कुछ? नहीं, देखिए, गठबंधन को मैं गलत फैसला नहीं मानता। हाँ, कहीं ना कहीं अखिलेश अकेले पड़ गए। ठीक, जो मुलायम सिंह यादव एकदम खामोश होकर बैठे। हाँ, और जो अन्य पिछड़े हैं, मान लो बेनी प्रसाद वर्मा है, वो भले वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए थे या कांग्रेस में चले गए थे, पर एक आपको फेस चाहिए। जो अदर देन यादव बैकवर्ड्स हैं वो भी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सपा के साथ आए थे। तो दूसरी जातियों के जो चेहरे हैं उनकी भी आवश्यकता थी। प्रियंका गांधी खुद प्रचार करने नहीं आई, सोनिया गांधी नहीं आई, तो कांग्रेस की तरफ से अकेले राहुल रह गए और यहाँ सपा की तरफ से पति पत्नी अखिलेश और उनकी पत्नी। तो ये जो मोदी का जो मैजिक है उसको टक्कर देने के लिए, मान लो लालू यादव हैं, वो बाद में एक दो जगह आए, तो अगर आप उम्मीद की जा रही थी नीतीश आ सकते हैं उनके फेवर में, या कहा गया था नवीन पटनायक को लाएंगे, तो किस किस को लाएंगे, कोई आया नहीं बाहर से। ममता बनर्जी की उम्मीद की जा रही थी कि वो शायद मोदी के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए आए, पर जो अंततः जो स्थिति बची उसमें अखिलेश अकेले पड़ गए। और अकेले पड़ने के कारण कमजोरी कहीं ना कहीं, जो देखिए जो मतदाता है वो भी जब जातीय समीकरण के आधार पर आप देखेंगे तो उनको लगता है कि यादव और मुस्लिम, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां मुसलमान तो हैं, यादव नहीं है। बहुत सारे यादव बेल्ट है, वहाँ मुसलमान बहुत नॉमिनल संख्या में है। और जो मायावती का समीकरण था उसमें जाटव की तादाद अच्छी है और मुसलमान की अच्छी है। तो ये कारण जो कंफ्यूजन है, उन्होंने सोचा यही था। इसका निश्चित रूप से उनको लाभ भी मिलता हुआ दिखा कि कांग्रेस के साथ मिलने से मुसलमान को मैसेज दे पाए कि ये सेकुलर फ्रंट ज्यादा प्रभावी है और मुसलमान ज्यादा हो सकता है उनको मिला हो, ऐसा अनुमान भी। इसी आधार पर सब लोग उनको सेकंड दिखा रहे हैं, वरना तो मायावती को सेकंड दिखाना था। तो कहीं ना कहीं ये मान करके मिला। तो जो गठबंधन करना नुकसान दे रहा, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई चारा नहीं था। जिस तरह की फूट से वो पार्टी के भीतर से आए थे, उसके बाद क्या चारा था उनको? अगर वो गठबंधन भी नहीं करते तो फिर पूरा खतरा था इस बात का कि जो मुसलमान है, जिसके दम पर वो मानते हैं कि हम सत्ता में आए, वो अगर बसपा के साथ, यानी कि अगर किसी तरीके से ये जो सीट मिल रही है फिर ये दूसरे नंबर पर आई है, हालत इससे भी खराब हो सकती थी अगर गठबंधन ना होता। निश्चित रूप से हालत खराब उन्होंने लगी। ठीक है, इस बीच तभी तो समझौता किया। ठीक है, इस बीच दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि तमाम जो सर्वे है, ज्यादातर सर्वे में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीरें, टाइम्स नाउ के सर्वे में सिर्फ मेजॉरिटी मिलती नजर आ रही। एक और सर्वे का आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं, न्यूज 24 और चाणक्य का सर्वे क्या बोलता है। इसमें क्लियर मेजॉरिटी क्या, काफी जो बहुमत से काफी आगे जो अनुमान है वो न्यूज 24 और चाणक्य का जो सर्वे है वो दे रहा है। आपको बताना चाहेंगे, न्यूज 24 चाणक्य का सर्वे बता रहा है बीजेपी को 285, इसमें 18 कम ज्यादा सीटें हो सकती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 88 सीटें, इसमें 15 सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, इसका जो मार्जिन है वो रखा गया है। और बीएसपी की बात की जाए तो 27 सीटें और इसमें 12 कम ज्यादा हो सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य को 3 सीटें मिलती नजर आ रही, 2 का इसमें अंतर आ सकता है। अनिल माहेश्वरी जी, अगर इस सर्वे की बात करें, सबसे ज्यादा सीटें, और अब यहां पर कोई डाउट नजर नहीं आ रहा, अगर इस चाणक्य न्यूज 24 के सर्वे की बात करें, 285 सीटें बीजेपी को और कोई पार्टी उसके सामने नजर नहीं आ रही। मैं आपके सामने इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखूं जी। 1986 में हरियाणा असेंबली के इलेक्शन हुए, देवी लाल ने एक मोर्चा बनाया जिसमें बीजेपी भी थी, सीपीआई भी थी और सीपीएम भी था। जिस सीपीएम का वहाँ कुछ नहीं, 1 सीट दी उन्होंने। लेकिन उस मोर्चे की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हर कौम का एक एक आदमी रखा। उन्होंने कहा कश्यप है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 500 तो होंगे, 1000 तो होंगे। 30% वोट कांग्रेस को आई थी और 90 की विधानसभा में 5 सीट सिर्फ आई कांग्रेस को, जबकि 30% वोट आई। और इन्हें 33% लोकदल को वोट आई, इनकी सीट आई 60। क्योंकि वो कम्बिनेशन, शायद वो कम्बिनेशन नरेंद्र मोदी जी वहाँ प्रचारक रहे हैं आरएसएस के, उनके जहन में ये रहा होगा कि एक ऐसा कम्बिनेशन बनाया जाए जिसमें वो छोटी छोटी जातियाँ जो कहीं 500 हैं, कहीं 1000 हैं, कहीं 5000 हैं, अगर उन सबको जोड़ के बनाया जाए
तो हमारा एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जिसके अंदर हम निश्चित तौर से आधे से ज़्यादा, मेरा तो आज भी ये मानना ये कि ये 250 प्लस पे सीट जाएंगी कांग्रेस की, उनकी बीजेपी की, ये बीजेपी की, इनकी मोदी की, बीजेपी का तो कोई नाम ही नहीं है। मोदी की सीट इससे ज्यादा जाएंगी 250 से। अब आपने सर्वे में क्या बतलाया था उनके? अभी जो चाणक्य का है 285 है बीजेपी, और 18 किसमें अंतर आ सकता है, कम ज्यादा हो सकती है 18 का। तो मुझे लग रहा है ये हरियाणा मॉडल जो है वो उनके जहन में कहीं ना कहीं रहा होगा। हर पॉलिटिकल आदमी पुरानी बातें जानता है, ये सब सोचता है। इतनी सारी, जैसे अभी शंभू जी ने बतलाया कि कहीं बिंद जोड़ लिए, कहीं पे वो निषाद जोड़ लिए, कहीं कोई जोड़ लिए, वो सब जोड़ के जो एक गठबंधन बना। लेकिन कमजोर सब अपने आप को इतना मान रहे थे कि 3 दिन प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी टीम वहां पर रही ताकि विरोधियों को ये कहने का मौका मिला कि ये तो कॉर्पोरेशन का चुनाव समझ के आ गए यहाँ पे। उसमें मेरा अच्छा अनिल महेश्वरी जी, एक बात आप समझाइए कि अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी की बात करें, जहां फर्स्ट फेज में आपके चुनाव थे और यह अनुमान लगाया जा रहा था जो जाटों का आंदोलन चल रहा है, हो सकता है इसका नुकसान उठाना पड़ जाए। जो हमने देखा कि यशपाल मलिक से लेकर तमाम जो जाट नेता हैं वो बयान दे रहे थे, लेकिन जो फर्स्ट फेज का चुनाव है उसमें बीजेपी को काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। 73 सीटों पर चुनाव हुआ था और इसमें 50 के आसपास जो सीट है उसका अनुमान अकेले बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो क्या वो जो फैक्टर है वो काम नहीं कर पाया? वो जो जाटों का गुस्सा और ये सब नाराजगी की बात सामने रखी जा रही थी, वो मैंने उसमें मेरा विचार ये है कि वो जातिगत से हटकर जब चुनाव एक अंडर करंट चलता है, हिंदुत्व की बात जो अभी शंभू जी ने यानी सब कुछ उस अंडर करंट के सामने फीका साबित हुआ। नहीं, हिंदुत्व की जो बात कही शंभू जी ने, हिंदुत्व जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो बहुसंख्यक जो है कौम, उसका संप्रदायवादी जो उसका जो तौर तरीका होता है वो बहुत मुश्किल से होता है। ठीक, हिंदुस्तान में 2 बार हुआ। एक बार तो हुआ इसके बाद में उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो बाबरी मस्जिद के बाद हुआ कि हिंदुत्व के नाम पर हुई, या इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में जो हिंदुत्व का नारा हुआ जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट और किसी पार्टी को नहीं मिली। ये सारी की सारी सीटें जो राजीव गांधी को मिल गई, उनकी कांग्रेस को मिल गई। तो हिंदुत्व का बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब होता है तो वो इतना बड़ा तूफान होता है। फिर तो 403 में से हिंदुत्व का होता तो 375 सीट आनी चाहिए। अच्छा शंभुनाथ जी, मेरे को आप ये समझाइए कि जो बीजेपी को हम देख रहे हैं लीड करती नजर आ रही है यूपी में, हमने हर फेज में देखा जो बीजेपी का गठबंधन है छोटे छोटे दलों से भले ही वो जीत ना पाए, लेकिन उनका वर्चस्व है, जो उनसे जुड़ी जाती है, जो समाज के लोग हैं, उनका एक वर्चस्व, वो एक विनिंग फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी थी, ये छोटे छोटे दल जिनका नाम शायद से किसी ने सुना होगा, उनके साथ गठबंधन करना, तालमेल करना, क्या बीजेपी को उसका फायदा तमाम फेजेस में मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, बीजेपी ने गठबंधन ये सिर्फ 2 या 3 फेजेज में किए हैं, पूर्वांचल के ही 6ठे और 7वें चरण में, गोरखपुर में और बनारस में, जिसमें राजभर, जो भर, पासी और बिंद जातियां जोड़ी थी, निषाद जातियां। लेकिन वेस्टर्न यूपी में तो किसी से गठबंधन नहीं किया था। यहाँ आरएलडी से कर सकते थे अगर इस तरह देखा जाए तो, चूंकि जाटों की एक बड़ी पार्टी आरएलडी की है, आरएलडी से कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि उनको लगा कि जाट तो हमारे पास आ जाएंगे, कुछ जाट के फायर ब्रांड नेता भी उनके पास थे, तो जाट तो हमारे ही साथ रहेंगे। और जाट का भी एक कैरेक्टर है कि जाट अगर आरएलडी के साथ है तब तो जाट होता है, और जब वो किसी और पार्टी में होता है, बीजेपी के साथ, तो हिंदू हो जाता है। तो आरएलडी के साथ होने में उसको फायदा ये था कि जाट होने पे उसे यहाँ जो मूला जाट है, मुसलमानों की जो जाट कम्युनिटी, दोनों का वोट मिलता। लेकिन यहाँ उन्होंने नहीं किया, शायद इसीलिए नहीं किया होगा कि जो कुछ जाट हमारे हैं उनको हिंदू जाट बनाए रखे। तो इसके अलावा बाकी जगह उन्होंने किया है, यानी ईस्टर्न यूपी के 2 फेजेज में किए हैं। ये यही था कि जो अभी महसूस जी बता रहे थे कि उनकी चाल, यानी देवीलाल की, इस तरह से हम जोड़ लें सभी लोगों को, तो छोटी छोटी जातियां हम मान के चलते हैं। जैसे एक तो मोटा मोटा जो बंटवारा होता है ना कि जातियों का, कि दलित है, यादव है, ब्राह्मण है और मुसलमान है, इस बंटवारे के अंदर ही बंटवारा होना जरूरी होता है, क्योंकि हम यादव को मानते हैं कि सारा ओबीसी यादव है और अब तो 52% वो जीत ही जाएंगे, जबकि फैक्ट में यादव 8 या 9% ही है। वो तो और जातियों का कॉम्बिनेशन उस समय ऐसे निस्वार्थ होते हैं कि जुड़ जाता है। लेकिन अब आरक्षण को मिले हुए भी 20 साल से ऊपर हो गए, 25-30 साल होने जा रहे हैं। इतने लंबे अरसे में लोगों को लगा अरे यादवों का राज रहा और आरक्षण का अब तो क्रीमी लेयर बन गया, हमें क्या फायदा हुआ। तो उनके अंदर जैसे जैसे संपदा आती है वैसे उनके अंदर बंटवारा भी होता है कि ये ज्यादा पा गए। यही हाल दलितों में रहा
कि जाटों को ज्यादा मिला, भर और पासी को लगता है हमें तो कुछ मिला ही नहीं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े पासी नेता को तोड़कर उनके बेटे को अपनी तरफ से टिकट दे दिया, जो कांग्रेस के गृह मंत्री रह चुके हैं, रामलाल राही के बेटे को दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी की बीजेपी ने। तो ये जो छोटी छोटी जातियों को तोड़ना, ये उन्होंने ईस्टर्न यूपी से शुरू किया और उसका फायदा उठाया, लेकिन वेस्टर्न यूपी में नहीं किया। उन्होंने शायद इसीलिए नहीं किया कि वेस्टर्न यूपी में जो निर्णायक है वो जाट वोट बैंक है। और जाटों को, उनको लगा जाटों के बीच कोई फ्रैक्शन करना कोई फायदा नहीं, जाट अपने आप में कई दूसरी जातियों के वोट ले आएगा, ये जरूर उन्होंने किया है। अच्छा अनिल बंसल जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात हो गई, बीजेपी की बात होगी, लेकिन ना मायावती, जी हाँ, अगर उनकी बात करें, वो एक बार फिर से सत्ता में आने का सपना संजोए बैठी थी, लेकिन अगर इस रेस में देखें एग्जिट पोल में कहीं वो नजर नहीं आ रही है। और चाणक्य की बात करें तो इसमें तो 27 पर आकर सिमटती बीएसपी नजर आ रही है। ऐसी क्या चीज है जिसका नुकसान झेलना पड़ा है, जो खिलाफ चली गई बीएसपी के? देखिए, एक तो बहुजन समाज पार्टी का बिखराव हुआ लगातार। उनका जो नेता प्रतिपक्ष है स्वामी प्रसाद मौर्य है, उसका पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं एक तरह का बिखराव का संकेत था। दूसरे, पूरा फोकस मायावती ने मान लिया था, अन्य जातियों पर बिल्कुल भी नहीं फोकस किया, सारा फोकस दलित प्लस मुसलमान के कॉम्बिनेशन पर किया। इसलिए उन्होंने जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके फेस थे, यद्यपि सतीश मिश्रा भी लगे रहे, पर अब ब्राह्मण उस तरह से उनके साथ मुखर नहीं था। उन्होंने जातीय जोड़ तोड़ जरूर बैठाए, सभी जातियों को टिकट दिए हैं ताकि जाटव के साथ मिलकर वो जीत जाएं। और उनको इतना, मैं अभी भी कितनी भी खराब स्थिति है, मायावती को 25 और 30 सीट पर निपटता हुआ नहीं मान सकता, है ना, क्योंकि पिछले चुनाव में भी वो जब अखिलेश का जादू चला था, उनकी 80 से ज्यादा सीटें, 82 सीटें आ गई थी। तो ये ठीक है, पर कमजोर मायावती इस बार लगातार शुरू से पड़ती रही। एक तो उनकी टीम बिखर गई, दूसरे उनकी बदनामी भी हुई। जैसे ये कहा गया चुनाव के समय इतना पैसा कैश जमा कराया, तो लोगों में एक मैसेज नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने प्रचारित किया, और समाजवादी पार्टी ने भी, जैसा कि ये दलितों के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स करती हैं और अदरवाइज ये बहुत संपन्न हैं और पैसा वैसा बनाती हैं। तो मायावती एक डिफेमेशन के उसमें रही, और पूरी कोशिश जो सिर्फ मुसलमान और दलित का जो कॉम्बिनेशन है वो चूंकि चलता नहीं है। 97 में उन्होंने टिकट मुसलमानों को दिए, मुसलमान भी हर प्रदेश में भले वो 18% हो, लेकिन ज्यादा उसकी पोलराइजेशन है, जहां है 25, 30, तो 35। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो मुसलमान वोटर है वो बहुत निर्णायक साबित होता है। क्या लग रहा है ये जो ट्रेंड नजर आ रहा है, किस तरफ गया वो, गठबंधन की तरफ या मायावती की तरफ? मेरा करुणा यही कहना है कि जो 18% हम जोड़ते हैं वो 18 सब जगह नहीं है, कहीं वो 5% है, कहीं वो 35% है, कहीं 40 है, कहीं 45 है। तो जो आंकड़ेबाजी हम करते हैं कि 30% से हो गया, 31 से हो गया, देखिए अगर ऐसा होता तो मोदी खुद कितने लाख वोट से जीते बनारस में, और गाजियाबाद में जो जीते वीके सिंह, वो 5 लाख वोट से जीते। बिल्कुल 88,000 वोट से अकेले निर्दलीय रघुराज प्रताप सिंह जीते पिछले चुनाव में। तो उसको हम पूरे प्रदेश पे कैसे विभाजित कर सकते हैं? यहां तो 1 वोट से राजस्थान में जोशी जी हार गए थे, जो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। तो हर सीट पर हम पूरे प्रदेश की जो वोट है उसके आंकड़े से सीटें तय नहीं कर सकते। कई बार कम वोट लेकर भी सीटें ज्यादा आ जाती हैं, कई बार ज्यादा वोट लेकर भी सीटें कम आती हैं पार्टी की। पर ये निश्चित रूप से जो मायावती का कॉम्बिनेशन है, वो चूंकि बाकी जो सर्वजन हिताय की बात करते करते अब वो मुस्लिम और दलित हिताय पर आ गई, और उसमें भी उनकी पार्टी का बिखराव हुआ। सबसे ज्यादा खतरा ये हुआ, और वो हताशा में आके बाद में उन्होंने मुख्तार अंसारी तक से समझौता किया, जबकि वो कानून, जो खराब बात हुई, कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली, अखिलेश के खिलाफ जंगल राज की बात करने वाली, जब उन्होंने कॉम्बिनेशन किया मुख्तार अंसारी से, तो ये साफ हो गया कि उनकी विश्वसनीयता, जो 2007 में वो इसी मुद्दे पर चुनाव जीती थी, अब लोगों को लगा कि देखिए जिनको वो ले रही हैं साथ में, वो कैसे कानून व्यवस्था सुधारने की बात करेंगी। तो इसके कारण निगेटिव मुसलमान उनको मिले होंगे, नहीं मिले होंगे, कितने मिलेंगे ये तो अभी संदेह थोड़ा पर्दे के पीछे है, सामने आएगा। पर जो कॉमन मैन था, जो मायावती के 2007 से 12 के राज को कानून व्यवस्था की दृष्टि से बेहतर मानता था, उसको यह संदेह हुआ कि मुख्तार अंसारी के साथ जा रही हैं, तो इनको अखिलेश से क्या बेहतर कानून व्यवस्था दे पाएंगी। ठीक है, उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं। महेश्वरी जी, अगर हम देखें ये जो सर्वे हमारे सामने है, अगर इंडिया टीवी की बात करें, इंडिया टीवी ने सिर्फ टक्कर दिखाई है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक समान जो सीटों का अनुमान है एग्जिट पोल में वो रखा है। लेकिन चाहे आज तक की बात करें या फिर इसके अलावा न्यूज़ 24 की बात करें, इन दोनों में बीजेपी को आगे दिखाया गया है। तो क्या एक बार फिर से आपको लगता है कि ट्रेंड वही नजर आएगा, एक बार बीजेपी कांग्रेस है, इसके बाद बीजेपी, क्या लग रहा है? मैं उत्तराखंड से पहले एक बात कहूँगा। शंभू जी ने मुझे बहुत दिन पहले ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करने के बाद में बतलाया था, चलिए ठीक, कि सैनी समुदाय के इतने टिकट बीजेपी ने दिए हैं
वो सैनियों का कोई नेता बनाकर उन्होंने एक अलग पार्टी नहीं बनाई, लेकिन सैनी समुदाय को उनका जो समुदाय वाला था वो सिर्फ लास्ट के 2 फेजेस तक नहीं रहा, वो सारे फेजेस में उन्होंने बड़े कैलकुलेटेड तरीके से सब समुदाय को जोड़ा। ठीक। अच्छा, नंबर 2 मुसलमानों की जो बात है, CSDS के सर्वे में पिछले वाले में ये आया 2014 के में, ये बड़ी ताज्जुब की बात है और मैं भी नहीं इसको कई बार नहीं मानता कि 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट करा। ठीक। इसलिए ये कहना कि सारे मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे, उनमें भी जो जैसे अभी शंभू जी ने कहा कि हिंदुओं में जाति और पड़ जाति, उनमें भी बहुत सारे, कोई अंसारी है, कोई उसमें कसाई है और कोई है। अब उत्तराखंड का जो आपने चुनाव बतला, उत्तराखंड में 3 हिस्से बड़े अलग अलग हैं। हाँ। गढ़वाल, कुमायूं और एक तराई का एरिया। ठीक। वो तराई का एरिया जो रुद्रपुर से लेकर उधर हरिद्वार तक जाता है, ठीक। वो एक मजबूत बेल्ट उन्होंने हरीश रावत साहब ने बनाई, जिनका अपना भी असर कुमायूं क्षेत्र में भी है। लेकिन उनकी पार्टी में जो बिखराव हुआ और जिस तरह से बीजेपी भी उस चुनाव में इतनी ज़्यादा उन्हें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद में भी इतने डरे रहे कि जो कांग्रेस से आया, जो जहाँ से आया, उन्होंने अपने यहाँ एडजस्ट करते गए। जबकि उनके यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, उनके यहाँ खंडूरी साहब हैं और उनके और भी कई लोग ऐसे हैं कि वो महाराज सतपाल महाराज तो पहले ही चले गए थे साथ में, लेकिन उसके बाद में भी उन्हें डर लगा रहा और उन्होंने दल बदलुओं को अपने यहाँ एडजस्ट करते रहे। तो वहाँ मुझे लगता है कि वो बीजेपी का जो ओरिजिनल वर्क था, वहाँ के लिए काम था, वो उस काम की वजह से उनको हरीश रावत के ऊपर पर, लेकिन हरीश रावत इतनी आसानी से ये लड़ाई नहीं उनको जीतने देंगे, मेरा मानना है। जी, आपको क्या लगता है शंभुनाथ जी, उत्तराखंड की अगर बात करें? देखिए, उत्तराखंड में पहले अनिल बंसल जी जो बता रहे थे वो कि जिस तरह का वहाँ संघर्ष होता है कि 2 ही पार्टियां हैं, कभी बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार कल भी जो अपनी बात हुई थी उसमें भी यही कि 2012 के बाद से देखिए सरकार बनी कांग्रेस की, विजय बहुगुणा जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने और फिर उत्तराखंड हादसा हुआ, जो केदारनाथ हादसा हुआ था, उसमें बिल्कुल उनकी स्टेट मशीनरी एकदम फेल साबित हुई। फिर बड़ी लंबी, कभी विजय बहुगुणा को हटाया गया, फिर विजय बहुगुणा बीजेपी में शामिल होते हैं, सरकार गिरती, इतनी नौटंकी चली कि अंत में लोगों की सहानुभूति थोड़ी बहुत, इतनी बार ये बाहर हुए हरीश रावत की सहानुभूति हो गई कि हरीश रावत काम तो ठीक ही कर रहे थे और इन्होंने केदार हादसे को थोड़ा ठीक ठाक भी किया। दूसरा, इन्होंने जो केदार सबसे बड़ा काम किया कि जो तराई बेल्ट है वो उसमें अल्पसंख्यक बहुत है, सिख भी हैं और मुसलमान भी हैं, इनके बीच हरीश रावत की एक पैठ बनी हुई है, इतनी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ एकदम फुल मेजॉरिटी बीजेपी की आ जाएगी, अभी थोड़ा इसमें इब्बट है कि हरीश रावत भी अगर हो सकता है आ जाए, लेकिन वो बहुत 1 या 2 का ही अंतर होगा। वैसे भी छोटी विधानसभाओं में पिछली बार भी 1 ही सीट का अंतर था, बीएसपी ने सरकार बनवाई थी। अच्छा, एक एक करके सबसे बहुत संक्षेप में भी जानना चाहूंगा अनिल बंसल जी, जैसे पंजाब के बारे में हमने बात की थी, उत्तराखंड को लेकर आपको क्या लग रहा है? कौन सी पार्टी? उत्तराखंड में बहुमत आ ही नहीं रहा है। ठीक है, बहुमत आप देखिए ना, 2002 का चुनाव हुआ था, उससे पहले तो जो स्थिति पिछली बार जैसे कुछ बनती नजर 2002, 2000 जो जितने चुनाव हुए हैं, किसी में भी उस तरह का स्पष्ट जनादेश पिछली बार भी नहीं आया था, जोड़ तोड़ करके सरकार बनी थी। तो अभी भी जो महेश्वरी जी ने कहा और शंभू जी, मैं इस बात से एग्री करता हूं, बीजेपी उसको लेकर भी, चूंकि उनकी भी अपनी इनर प्रॉब्लम्स हैं। हरीश रावत के साथ दिक्कत ये रही कि वो अकेले पड़ गए वहां, जैसे यहाँ अखिलेश थे, पर कहीं ना कहीं वो पहाड़ के चेहरे के तौर पर वहां हैं। ठीक है। और उन्होंने अपना इलाका भी फिक्स किया, जैसे खुद वो मैदानी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं कुमाऊं के होते हुए भी। पर बीजेपी ने एक संगठित तरीके से वहां जो प्रधानमंत्री की रैली हुई देहरादून में, सब लोगों ने माना कि इतनी बड़ी भीड़ आज तक अटल बिहारी वाजपेयी की रैली में भी नहीं आई थी। ठीक है। तो अगर मोदी मैजिक चलता है तो बीजेपी बहुमत ले भी सकती है, ले सकती है। महेश्वर जी, बस एक लाइन में, बीजेपी या कांग्रेस, कौन आपको लीड करती है वहां नजर आ रही है उत्तराखंड? देखिए, वहाँ अभी तो कांग्रेस का ही मतलब इनका बीजेपी का ही पल्ला भारी ऐसा लगता है, हरीश रावत के बहुत टक्कर देने के बावजूद भी। ठीक है, शंभुनाथ जी एक लाइन में। मैं भी यही कहूंगा कि बीजेपी बहुमत ले भी सकती है, बीजेपी बहुमत ले सकती है। चलिए रुख करते हैं अगले स्टेट का, बात करते हैं मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर में जो आज एग्जिट पोल निकलकर सामने है वाकई में काफी सरप्राइजिंग। जो हम बात कर रहे थे इससे पहले कल कि वहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन क्या जो कांग्रेस का किला है वो भेद पाने में सक्षम होगी? अनिल बंसल जी क्या लग रहा है? क्योंकि जो मणिपुर के सर्वे निकलकर सामने आए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि जो बीजेपी है वो यहां पर लीड करती नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो उनके आसाम के नेता हैं और दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने पूरी कोशिश की है कि मणिपुर में पैठ बढ़
जाए। ठीक है। और काफी दूसरे दलों से लोग पार्टी में आए भी, जैसे आसाम में भी जो पार्टी का वर्चस्व बढ़ा, वो आखिर तो जोड़ तोड़ से ही दूसरे दलों से लेकर ही बना, अपने तो उनके पास नहीं थे। तो उस स्थिति में अगर बहुत मणिपुर के बारे में मुझे वहाँ की व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मतलब बीजेपी वहाँ है, ये बीजेपी के लिए उपलब्धि है। सरकार नहीं भी बने तो भी मणिपुर में उनकी प्रेजेंस अगर बढ़ती है तो नॉर्थ ईस्ट में उनके लिए रास्ता खुलता है, और ये एक सफलता होगी सरकार नहीं बनने पर भी। आसाम के बाद मणिपुर में उनकी पैठ बढ़ती है, फिर अरुणाचल में भी थोड़ा बहुत उनका प्रभाव रहा है, तो इस नाते वो मेघालय और जगह पर भी अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। महेश्वर जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी यहां पर कांग्रेस से किला भेदने में कामयाब हो पाएगी क्या मणिपुर में? देखिए, ये 7 सिस्टर्स की जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की, जिसमें एक भाई भी शामिल हो गया है, ठीक, उनका इसमें ये सिक्किम गंगटोक वाला, इसमें एक बात अक्सर समाचार पत्रों में भी बहुत कम आई है कि आसाम के अंदर बीजेपी की जीत के पीछे जो कारण है वो अशोक सिंघल है। अशोक सिंघल साहब ने वहाँ इतने दिन आरएसएस में काम किया, वहाँ से गरीब बच्चे वेस्टर्न यूपी के कई जिलों के अंदर 50-50, 100-100 बच्चे वहाँ से लाके यहाँ पे जो पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। वो उनका आरएसएस का इंटरनल मसला था कि उनको वहाँ से हटा के विश्व हिंदू परिषद के अंदर उनको डाल दिया गया कि ताकि उनकी शख्सियत आगे ना बढ़ पाए और वो सर संचालक के तौर पे ना उभरे। तो ये निश्चित तौर पर उनका मिशन है। और दूसरे वो डोभाल जो हैं, वो आईबी चीफ होने के नाते उनका जो रोल रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर, और उनकी जो पकड़ है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नागाज में और सब में, उस सब का फायदा उठाते हुए बीजेपी ये बराबर कोशिश कर रही है कि चाहे पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया हो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं वो सातों बहनें जो हैं वो करीब करीब उनके साथ ही रही, एक दो को छोड़ के, क्योंकि उनके जो लोकल पॉलिटिक्स होती थी और सब होती थी, और वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे पैसा बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा बेईमानी भी है। तो वहाँ जो बीजेपी की पकड़ है वो एक लंबे प्रोग्राम से, पिछले 3 डिकेड के प्रोग्राम के बाद में आज बीजेपी इस स्थिति में आई है। कुछ जोड़ तोड़ भी करा ताकि वो आसाम में अपनी सरकार जो सबसे बड़ी स्टेट है उसमें बना ली। अब मणिपुर की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है उसके बाद में मेघालय और छोटी छोटी अरुणाचल स्टेट है, इनकी तरफ भी बढ़ जाए। ठीक है शमुन, आज ये गोवा का जिक्र करते हैं, वक्त बेहद कम है। गोवा में माना जा रहा था कि बीजेपी को जो महाराष्ट्रवाद गोमांतक दल है उससे गठबंधन जो टूटा, इसका नुकसान उठाना पड़ सकता, क्योंकि पिछली बार इसी के भरोसे जो बीजेपी है उसको सीटें ना सिर्फ ज्यादा मिली थी बल्कि जो गठबंधन था उसके सारी सरकार बनाई गई थी। इस बार हालांकि वो गठबंधन टूटा जरूर, लेकिन फिर भी जो एग्जिट पोल तस्वीर रख रहे हैं उसमें बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रखा। बीजेपी वहां भी लग रहा है वैसे ही कुछ हंग असेंबली जैसी दिख रही है। हाँ, वहां पर भी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी है सामने। जो वहां गोमांतक पार्टी टूटी, उसका एक फायदा तो आपको मिल गया, कुछ सीटें वहां जो आपको मिल रही वो शायद वही मिल रही है जो पार्टी टूटने 3 से 4 सीटें। हाँ, 3 से 4 सीटें। अब बीजेपी 15 सीटें ले आती है तो भी वहां सरकार बनने के चांसेस बीजेपी के बन सकते हैं, क्योंकि गोमांतक पार्टी फिर कहां जाएगी, कांग्रेस साथ मिलकर भी सरकार नहीं बना पाएगी, फिर तीनों को मिलना पड़ेगा। इसलिए गोवा बड़ी सेफ स्टेट है कि वहां अगर 15 सीटें बीजेपी लाती तो उसकी सरकार बन जाएगी। जी। तो अगर गोवा में एक बार फिर से जो आसार है वो बीजेपी के साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ क्योंकि वक्त भी खत्म होता है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने। कुल मिलाकर दिलचस्प होगा 11 तारीख को जब नतीजे आएंगे, लेकिन जो स्थिति आज बनती नजर आ रही है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पंजाब में जो अकाली दल गठबंधन है बीजेपी के साथ, उसको एक बड़ा झटका, लेकिन फायदा कांग्रेस को। हालांकि टक्कर आपके साथ है, स्थिति देखने हुई क्या बनती है, लेकिन यूपी में कम से कम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर एग्जिट पोल में तो अभी बीजेपी उभरती हुई साफ नजर आ रही है। मणिपुर में देखना हो क्या कांग्रेस का किला भेद पाती है बीजेपी, गोवा में क्या एक बार फिर से सरकार बना पाती है, और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद दिलचस्प बनी है। 11 तारीख को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार।